जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 52। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नताइज हो सकते हैं अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े। ठीक है, अच्छा ये सीक्वेंस अपने जहन में रखिएगा। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था चैप्टर 2 से, तो हमारे जो इनिशियल चैप्टर थे चैप्टर 2, 3, 4, 5, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते थे। इवन चैप्टर 8 भी हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ही क्लासीफाई करते हैं। इनिशियल चैप्टर्स में हमने मुख्तलिफ तरह के कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितनी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करता है। उसमें वाइड एग्रीमेंट थे, कंटिंजेंट थे, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक है, फिर हमने 2 चैप्टर्स स्टडी किए उसके बाद, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कितने तरीकों से होता है और उसकी परफॉर्मेंस के क्या रूल्स हैं। परफॉर्मेंस पढ़ने के बाद जो हमारा लास्ट फेज है, समझ लीजिए जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा समझ लीजिए 3 फेजेस में डिवाइडेड है। एक में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, दूसरे में हमने परफॉर्मेंस के रूल्स पढ़े। आज हम ब्रीच के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्री किया था उसने इनिशियली कि ये वो ये काम करेगा, ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम उस डेट पे ना करे तो क्या होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में से कोई एक पार्टी जो प्रोमिसर भी हो सकता है या प्रोमिसी भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अपना प्रॉमिस पूरा ना करे तो क्या होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या, ये चैप्टर में क्या सिखाएगा? अगर प्रोमिसर या प्रोमिसी में से कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने एग्री किया है प्रॉमिस अपना, वो प्रॉमिस पूरा ना करे तो क्या होगा। इसमें जो अहम चीज आपने समझनी है वो ये कि ये पूरा चैप्टर रिलेट करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। यानी इस चैप्टर में जितनी भी केस स्टडीज होंगी उनमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वो करवाएगा और फिर उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाएगा और आपसे पूछेगा बताओ अब पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। ठीक है, पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। पहली चीज तो ये समझे, इस कॉन्ट्रैक्ट, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी केस स्टडीज आएंगी उनमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाजमी होगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी इस चैप्टर के स्कोप में आएगा कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी अहम चीज ये ध्यान में रखिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर की तरफ से भी हो सकता है और प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकता है, दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकता है कि एक ही पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। दोनों कैसे? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्रोमिसर कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो कि उसने कोई चीज गुड्स डिलीवर करनी थी, वो ड्यू डेट पे गुड्स डिलीवर ना करे। चलिए प्रोमिसर तो समझ में आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रोमिसी कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है? हाँ, ड्यू डेट पे वो चीजें एक्सेप्ट ही ना करे वो, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी। तो पहला अहम कंसेप्ट जो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया वो ये कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर डील करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसर भी हो सकता है और बाय प्रोमिसी भी हो सकता है। डन जी। इसमें जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आपको, इसमें 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। जो पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, बल्कि आज का लेक्चर इन तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा अहम है। दूसरा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, समझे, 19-20 का फर्क ही होगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टडी करेंगे, जो क्या कह रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट या ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे। और पहली अहम चीज मैंने आपको क्या बताई इसमें, जरा बताइए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से हो सकता है? प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों की तरफ से हो सकता है। पहले आपको जनरल बता रहा है, कह रहा है जब कभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 3 तरह की रेमेडीज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है। रेमेडीज किसे बोलते हैं? हाँ, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो एक पार्टी होगी एग्रीव्ड और एक होगी फॉल्टी। फॉल्टी पार्टी किसे बोलते हैं? हाँ, जिसने ब्रीच किया हो
और एग्रीड पार्टी किसका बोलते हैं? जिस बेचारी का जो इनोसेंट है, जिसका कसूर ही कोई नहीं है। दो पार्टी, फॉल्टी पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मींस इनोसेंट पार्टी, दो पार्टीज होंगी। तो रेमेडीज का मतलब ये होता है, रेमेडीज का मतलब ये है कि जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या क्या राइट्स हैं। रेमेडी की चाहे तो साथ में छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। रेमेडी इज इक्वल टू कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडी क्या हुए? कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू, या कोर्स ऑफ एक्शन मुश्किल लग रहा है आपको तो ऑप्शन लिख ले, ऑप्शंस अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं लिख लिया, चले शुक्र है। ये अच्छा, ये रेमेडी में और डैमेजेस में फर्क है। रेमेडी कंप्रीहेंसिव टर्म है, डैमेजेस एक ऑप्शन है। रेमेडीज में डैमेजेस के अलावा भी बहुत सी चीजें आती हैं। तीन चीजें हैं रेमेडीज में। नंबर 1 रिसियन। रिसियन का मतलब क्या है? ये डिसाइड करना कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एक पार्टी की तरफ से, तो दूसरी पार्टी ने फैसला करना है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू समझे या खत्म समझे। ठीक है, आपके ख्याल में ये आ रहा होगा, ज़हन में आ रहा होगा कि दूसरी पार्टी जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही समझे, लेकिन ऑफिशियली भी इसको फैसला करना होता है कि या ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड है या नहीं। बस ऑप्शन है, हो सकता है आज के दिन डिलीवर करना था, प्रॉमिसर आज डिलीवर ना कर सके और 2 दिन बाद आ जाए डिलीवर करने के लिए और माफी तलाफी करना शुरू कर दे, हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दे कि सर माफ कर दे, डिले हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था 2 दिन पहले। अब प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे चाहे कंटिन्यू करे। अगर वो चीजें 2 दिन बाद ही आई फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो कहता है नहीं भाई चीजें उसी दिन चाहिए थी, अब जी चीजें मेरे काम की नहीं है, ले जाओ इसको, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर। तो पहला फैसला क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट चलाना है या नहीं चलाना। डन, ओके। दूसरा फैसला, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना चलाना हो यानी कंटिन्यू नहीं करना, रिसेंड किया, तो अगर पार्टीज ने कुछ एक दूसरे को एडवांस पेमेंट की हुई है, अगर पार्टीज ने एक दूसरे को कोई एडवांस इंटरम पेमेंट की हुई है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, उसकी सेटलमेंट होगी। इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रीस्टोर बेनिफिट्स एक्सचेंज। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो बताइए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अगर एडवांस दिया हुआ था तो वो क्या होगा? एडवांस वापस होगा। और अगर थोड़ा बहुत सर्विसेज या गुड्स पहले ऑलरेडी प्रोवाइड की गई थी तो उनके पैसे दिए जाएंगे। ये है रेस्टिट्यूशन। कि अगर जिस दिन तक, अब देखिए फ्यूचर में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब पास्ट में अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोई पेमेंट या गुड्स सर्विसेज एक दूसरे को दी गई थी, वो क्या होंगी? वापस होंगी। अदला बदली भैया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो तुमने हमें चीजें दी थी वो चीजें वापस लो, और जो हमने तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे वापस लो। चीजों की और पैसों की वापसी। अगर तो चीजें वापस नहीं वापस हो सकती चीजें, तो आपको तो फिर सेटलमेंट होती है नेट। दूसरा असूल समझ आया? पहला असूल क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डिसाइड करना कॉन्ट्रैक्ट आगे जाएगा कि नहीं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। और दूसरी रेमेडी क्या है? जो बेनिफिट्स लिए हैं पार्टीज ने एक दूसरे को, वो रीस्टोर करने पड़ेंगे, मतलब रिटर्न करने पड़ेंगे।
मतलब एक पार्टी ने दूसरे को एडवांस दिया तो वो एडवांस वापस करेगी, दूसरी पार्टी ने पहले को अगर कोई चीजें सप्लाई की थी तो चीजें वापस यहाँ उसके पैसे देगी, ठीक है। वो आपको चलिए तीसरी एग्जांपल के बाद वो एग्जांपल शेयर करता हूँ। तीसरी एग्जांपल क्या है? कंपनसेशन। कंपनसेशन किसे कहते हैं? मॉनेटरी पेमेंट फॉर लॉसेस और डैमेज। बताइए, एक पार्टी ने वादा करके अचानक वो उस दिन वो चीजें हमें सप्लाई नहीं की, क्या हमें इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल होगा। जैसे फर्ज कीजिए हमने अपनी मशीनरी के लिए कोई पुर्जा मंगवाया था, वो अगर पुर्जा उसने ड्यू डेट पे डिलीवर नहीं किया, 4 दिन बाद डिलीवर किया, तो 4 दिन तक हमारी मशीन बंद रही, हमें उसका नुकसान हुआ होगा। ऐसा ही है। उसने कहा था भैया कि हम आपको जो है शादी हाल था, उसने चिकन मंगवाया था, उसने कहा हम आपको 4 बजे तक चिकन सप्लाई कर देंगे, रात को फंक्शन है वहां पे इस्तेमाल करना है, लेकिन चिकन सप्लाई नहीं किया। उसने कहा सर आज चिकन का रेट जो है ना, एग्रीमेंट 4 दिन पहले हुआ था, आज रेट बढ़ गया है, उस रेट के ऊपर मैं सप्लाई नहीं कर सकता, हमें मार्केट से थोड़ा हायर रेट पे चिकन खरीदना पड़ा। क्या ये जो हायर एक एग्रीड रेट था उससे हायर मार्केट रेट पे चिकन खरीदा हमने, तो क्या हमें कुछ नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? टोटल प्राइस का के जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस था, उसका डिफरेंस था उसका। तो बाज़ औक़ात ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नुकसान हुआ हो तो वो एडवांस की बात नहीं कर रहा, अगर एडवांस लिया दिया हो ना ऑलरेडी, वो पैसे की सेटलमेंट हो, वो कंपनसेशन नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ये क्या है? नुकसान। नुकसान, ठीक है जी। अगर कोई नुकसान हुआ हो तो आप वो नुकसान भी क्लेम कर सकते हैं फॉल्टी पार्टी से, ये कहलाता है कंपनसेशन, या इसे डैमेजेस भी कहते हैं। मॉनेटरी पेमेंट फॉर लॉसेस आर डैमेजेस। कंपनसेशन कह ले, डैमेजेस कह ले, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब समझ में आया, डैमेजेस रेमेडी का एक पार्ट है। तो रेमेडीज क्या क्या होती है अग्रीड पार्टी के पास? नंबर 1 रिसीजन, राइट ऑफ रिसीजन। नंबर 2 राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नंबर 3 कंपनसेशन। कंपनसेशन से बड़ा डैमेजेस है, ये है नुकसान। भाई जो एडवांस लिया दिया वो अगर वापस होता है, वो कंपनसेशन थोड़ा ही है, वो डैमेजेस थोड़ा ही है, तो रेस्टिट्यूशन है, टेक्निकली रेस्टिट्यूशन है। एग्जाम में वैसे आप कुछ भी कर दें, अगर आप लिख देंगे ना कि ये पैसे एडवांस वापस होंगे, तो वो सही मानेगा केस स्टडी में, लेकिन आपको टेक्निकल डिफरेंस पता होना चाहिए। डन जी। तो बताइए, जब एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, एग्रीड पार्टी के पास कितने राइट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? राइट ऑफ रिसीजन, रेस्टिट्यूशन, कंपनसेशन, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, रेस्टिट्यूशन तब भी होगी जब रिसीजन होगी उसके बाद, समझ आती है। लेकिन डैमेजेस दोनों सूरतों में आप ले सकते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड हो या ना हो, ठीक है। नहीं, बात सब कुछ थोड़ी कम्प्लेक्स हो गई बात, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको वो सिंगर वाले केस याद है, केस स्टडी? अच्छा बताइए मुझे, उस सिंगर ने फर्ज कीजिए कि एग्री हुआ था कि हर वीकेंड पे 2 नाइट्स, फ्राइडे सैटरडे नाइट उसने परफॉर्म करना है, सिंगिंग करनी है, और हर नाइट के, हर सिंगिंग के 100 रुपीज मिलेंगे उसको। 5 नाइट्स के बाद उसने विलफुली एब्सेंट किया अपने आप को, तो बताइए वो जो थिएटर का मालिक था, अब ये सबसे पहली चीज बताइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? प्रोमिजर की तरफ से कि प्रोमिजी की तरफ से? प्रोमिजर, जिसने कोई काम करना है उसकी तरफ से, कि जिसके लिए काम किया जाना है उसकी तरफ से है? जिसने काम करना है, प्रोमिजर की तरफ से। ओके, इसमें जो एग्रीड पार्टी है यानी प्रोमिजी यानी थिएटर का मालिक, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? पहली ऑप्शन क्या तरतीब से चले? कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, सिंगर को कहते भाई आइंदा ना आना, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया। दूसरी ऑप्शन क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ऑलरेडी जो एक दूसरे को एडवांस दिया गया है, एक दूसरे को जो, वो वर्डन होगा। अब थिएटर के मालिक ने तो सिंगर को 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन सिंगर ने सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, ये क्या होगा? रेस्टिट्यूशन किसकी तरफ से किसको जाएगी?
थिएटर के मालिक की तरफ से जो 500 रुपया है सिंगर को जाएगा। ये यानी ऑलरेडी जो लिया दिया है वो एडजस्ट किया जाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ऑलरेडी जो लिया दिया है वो एडजस्ट। तीसरी चीज क्या है? तीसरा राइट क्या है उसके पास? जो उसको लॉस हुआ है होटल के मालिक को, यानी सिंगिंग की वजह से लोग चाय वगैरह पीने के लिए आते थे, चाय वाली आपको पता है कंसेप्ट ये है, तो वो चाय के लिए खाना खाने के लिए आते थे, अब वो उस दिन कम आए, उसे जो नुकसान हुआ, क्या वो होटल का मालिक, थिएटर का मालिक सिंगर से रिकवर करवा सकता है? यस, करवा सकता है। ये 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स आपने अलग अलग डिस्कस करने हैं केस स्टडी में। कुछ बात समझ आए? अच्छा मुझे बताइए, अगर होटल का मालिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे फिर डैमेजेस क्लेम कर सकता है? होटल का मालिक कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नुकसान हुआ है, कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता, कंटिन्यू करता है, 7th नाइट 6th नाइट में सिंगर एब्सेंट थे, 7th नाइट में वो प्रेजेंट हो गए, होटल के मालिक ने कहा ठीक है शुरू करो सिंगिंग अपनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिन्यू। क्या कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि नहीं? हाँ, जो 6वें दिन एब्सेंस के डैमेजेस हैं, नुकसान है, वो क्लेम कर सकता है कि नहीं? क्यों? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर दिया। हाँ, ऑप्शन है, नुकसान तो उसे फिर भी हुआ ना, तो वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसे सिंगर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐ सिंगर भाई, आपने 6ठी नाइट में जो गैर हाजिरी की है उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, जरा वो नुकसान भर दीजिएगा, ये 10,000 रुपया नुकसान हुआ मुझे, ये भर दे। नोटिस देना, भाई नोटिस तो देना चाहिए ना। जिस बंदे से कंप्लेन, इतना शरीफ तो कोई भी नहीं होगा कि होटल जो सिंगर है वो कहे सर मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ है, लाइए मैं नुकसान भर देता हूं। नहीं, उसको बताना पड़ेगा, होटल के मालिक को सिंगर को नोटिस देना पड़ेगा, ऐ सिंगर तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ, डैमेजेस पे करो। नोटिस देना चाहिए कि नहीं? नोटिस देना चाहिए कि नहीं? सिंगर की वजह से थिएटर के मालिक को नुकसान हुआ, उसने डैमेजेस क्लेम करने हैं, नोटिस देना चाहिए कि चुप करके बैठ जाए, सिंगर खुद आके डैमेजेस पे कर देगा? खुद कभी भी नहीं आएगा, खुद कभी भी नहीं आएगा। नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। डैमेजेस का क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ये समझ आएगा नहीं आपको? तो जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीड पार्टी के पास 3 राइट्स होते हैं। कौन कौन से? रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन, से डैमेजेस भी कह सकते हैं, हम इसे अक्सर डैमेजेस ही कहा करेंगे, क्योंकि उसने आगे चल के ज्यादा वर्ड जो यूज किया, कौन सा यूज किया है? कंपनसेशन का कम यूज किया है, डैमेजेस का ज्यादा यूज किया। वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन द एग्रीड पार्टी में आल्सो डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। कह रहा है बात पार्टी कहते हैं मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कहा है ना वही करके दो। इसे कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। भैया जो एग्री हुआ है वही करके दो, जो एग्री हुआ है वही करके दो। इसके एग्जांपल, कभी छोटे बहन भाइयों के साथ आपने कोई पैसे लिए दिए हो, कोई उधार लिया दिया हो, कभी होता है ना छोटे, हाँ, और जब लड़ाई हुई हो, उसने 50 रुपया 100 रुपया उधार दिया, लड़ाई हुई हो तो पैसे वापस मांगते हैं ना, हैं, तो आप उसे 100 रुपया लिया था, 100 रुपया वापस करते हैं, तो वो थोड़ा झगड़ालू हो, थोड़ा शरीर हो हमसे भी ज्यादा, तो वो क्या कहता है भला? कहता है मुझे ये 100 नहीं चाहिए, मुझे वही 100 चाहिए जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे वही 100 रुपये वाला नोट चाहिए। जो ये क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था वही काम करो। मिसाल समझे, हमने एक क्रिकेटर के साथ एग्रीमेंट किया, ए क्रिकेटर तुम हमारी टीम में खेलोगे, हमारे अलावा और किसी टीम के साथ नहीं खेलोगे, जरा एग्रीमेंट कर लो 3 साल का। इसने 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये साल के बाद फॉरेन कंट्री में कहीं पे किसी क्लब के साथ खेलना चाह रहा है, और इसने कहा कि मैं आइंदा आपके साथ नहीं खेलूंगा। कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल का एग्रीमेंट होता, साल बाद कहने लगा मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। हमारे पास ऑप्शन है, पहली ऑप्शन क्या है? हम कहे अच्छा भाई हिसाब किताब लगाए, हमारा कितना नुकसान, जितना नुकसान हुआ हो वो उसे कहे भैया हमारा इतना नुकसान है, इतने डैमेजेस हमें दे दो, जिधर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जिधर मर्जी जाओ। एक ये है, लेकिन याद रखे हर नुकसान की तलाफी नहीं होती, कुछ नुकसानों की तलाफी हो जाती है पैसों में,
हर नुकसान की तलाफी पैसों में नहीं होती। अगर नुकसान कुछ ऐसी नेचर का हो जिसकी तलाफी पैसों में, मॉनेटरी कंपनसेशन में पॉसिबल ना हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रिएटर को, भाई मसला पैसों का नहीं है, मसला ये है कि हमारी टीम जो है ना, उसमें अगर आप निकले तो एक गलत मैसेज जाएगा और बाकी लोग भी हो सकता है सोचें हमने आपको पैसे चाहे हमसे तुम थोड़े से और ले लो, हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। अगर फिर भी वो निकलता है तो हम कोर्ट में जाके केस करेंगे। क्या? सूट, उसे बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। का मतलब क्या होता है? सर जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था वही। फर्स्ट करें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, आपकी सैलरी लगी ठीक ठाक, आपने खूब दिन रात मेहनत की और कोई 50 सालों के बाद आप इस काबिल हो गए कि एक घर खरीद सके छोटा सा। फिर आपने कहा अच्छा वही घर वो जिसमें मेरी बचपन की यादें हैं, उधर मैं पढ़ा करता था दिन रात, वो घर खरीदता हूं। उधर गए, उधर आपने देखा कि इस वक्त घर का मालिक कोई और, आप बेच चुके थे। आपने कहा भी डील करो, उसने डील कर ली। आप घर किस वजह से खरीद रहे हैं? क्योंकि आपकी बचपन की यादें उधर, ठीक है। आप उधर जाते हैं, आपको याद आ जाता है, घर वाले, दूसरे सारे मेमोरी जो भी है। एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के महीने बाद अब जिस पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो कहने लगा सर मुझे ना आपसे बेहतर डील मिल गई है, आपने कहा था 50 लाख, मुझे 60 लाख वाली पार्टी मिल गई है, तो आप ऐसा कीजिए मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपका जितना थोड़ा बहुत नुकसान हुआ ना, फंड आपके ब्लॉक रहे होंगे या जो भी नुकसान है, मेरे से 2-4 लाख रुपया ले ले, डैमेजेस जो भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। आपके लिए बताइए यहां पे डैमेजेस अहम है या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना अहम है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना। यहां पे आप फिर डैमेजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाके क्या कहेंगे? सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर इसने एग्री किया था ये नहीं कर रहा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कोर्ट पूछेगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, डैमेजेस ले लो ना। आप कहेंगे नहीं सर ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पैसे किसी काम के नहीं होते, इसमें मसला पैसों का नहीं है, मसला कुछ और है। कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, फिर कोर्ट ऑर्डर पास करेगी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कोर्ट उस पार्टी से कहेगी भैया जो एग्री किया उसको परफॉर्म करो। कोर्ट उस पार्टी को क्या कहेगी? जो एग्री किया है उसको परफॉर्म करो। जी समझ आया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इंजेक्शन फिर कभी आपको समझाएंगे, इंजेक्शन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरह है, फर्क सिर्फ ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोई काम करने का वादा किया जाता है और इंजेक्शन में कोई काम ना करने का वादा किया जाता है। तो चलिए बहरहाल हमने इस सारी डिस्कशन से ये सीखा कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रॉमिसर की तरफ से भी हो सकता है, प्रॉमिसी की तरफ से भी हो सकता है, जिसकी तरफ से भी होगा, जो एग्रीड पार्टी है इसके पास 3 ऑप्शंस होंगी, रिसीन, रेस्टिट्यूशन, कंपनसेशन, यानी डैमेजेस। बाज़ औक़ात अगर डैमेजेस एप्रोप्रिएट ना हो, सूटेबल ना हो, तो फिर क्या किया जाता है? फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही अमल करवाया जाता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में तय किया है उसी के ऊपर अमल होगा, हमें डैमेजेस नहीं चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ये सिर्फ समझे, ये आपको चैप्टर की बैकग्राउंड थी। चैप्टर असल में शुरू नहीं हुआ, चैप्टर अब शुरू हुआ। अब शुरू, पहले क्या बता रहा है? सबसे पहले सुने हेडिंग क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट या ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले नोट कीजिए, कॉन्सिक्वेंसेज को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहली हेडिंग क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज इफ प्रोमिसर फेल्स टू डिलीवर गुड और सर्विसेज ऑन ड्यू डेट। किस चीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं? अगर प्रोमिसर फेल हो जाए, प्रोमिसर का कसूर हो जाए, पहला केस ये। और दूसरा क्या है? ये क्या कह रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज इफ प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट गुड एंड सर्विसेज। क्या फर्क है दोनों में? पिछले सफे में और इस सफे में क्या फर्क है? उधर प्रोमिसर कसूरवार था, इधर पहले पढ़ के देख लें, यही है। इसका मतलब ये हुआ केस स्टडी में आपने ध्यान से फैसला करना है, ये प्रोमिसर का कसूर है कि प्रोमिसी का कसूर है। केस स्टडी में क्या करना है? ध्यान से फैसला करना है, प्रोमिसर का कसूर है कि। कुछ समझ आ रही है? केस स्टडी में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा
कसूर किसका है, प्रोमिजर का है या प्रोमिजी का? पहले कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे? प्रोमिजर का क्या कसूर है वो पढ़ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज इफ प्रोमिजर फेल्स टू डिलीवर। अच्छा एक मिनट है, पहले तो मुझे एक बात बताएं, सारे लिखे अपने अपने नोटबुक के ऊपर, एक दफा लिखे प्रोमिजर और एक दफा लिखे प्रोमिजी, फौरन लिखे प्रोमिजर और प्रोमिजी, फटाफट लिखे, कहीं पे भी लिखे मुझे लिख के दिखाएं। मैं देखना चाहता हूं हमारी क्लास में सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग किसकी है, लिखे, शाबाश शाबाश। प्रोमिजर किधर है, दिखा ना, इधर दिखा तो सही। क्या बात है, क्या बात है, आपकी किधर है, दिखा, क्या बात है, क्या बात है। जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना वैसे लिखे जल्दी जल्दी। किधर लिखा आपने, प्रोमिजर? हाँ हाँ, ये यही ढूंढना था, यही ढूंढना था। ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें जरा जेर जबर पेश आगे पीछे हो जाए। नुक्ता क्या था, नुक्ता वो आपने शेर दिया था, महरम मुजरिम को, ये शेर होता था ना। हाँ हाँ, तो महरम मुजरिम लिखते बाकी उर्दू लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब महरम मुजरिम लिखना है फिर ध्यान से लिखना है कि नुक्ता सही जगह पे डालना है कि नहीं डालना, समझ रहे हैं? बाकी तो उसी तरह लॉ में भी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं उसमें ध्यान से लिखना था। किधर लिखा है, किधर? ये कुछ स्टूडेंट का प्रोमिजर और प्रोमिजी जल्दी में लिखते हैं ना, दोनों में फर्क नहीं पता चलता। मैं ये देखना चाह रहा हूं हमारी क्लास में वो कौन है जिसका प्रोमिजर और प्रोमिजी एक बराबर होता है ना ऐसा, जल्दी में लिखते हैं। कभी देखिएगा आपने तो, किधर है प्रोमिजर प्रोमिजी आपका? हाँ अलग अलग है। अब आप बड़े ध्यान से, चूंकि मैंने 2 लफ्ज ही लिखवाए हैं ना, तो आप बड़े ध्यान से सोच समझ के अलग अलग एक एक लफ्ज अलग अलग लिख रहे हैं, वरना आपके जो टेस्ट होते हैं ना उसमें प्रोमिजर प्रोमिजी का फर्क नहीं पता चलता। और प्रोमिजी को बाज़ औक़ात क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल ई के साथ प्रोमिस लिख देते हैं। अब लॉ में आम इंग्लिश स्पेलिंग की मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं होती लॉ में, क्योंकि लॉ में लीगल कंसेप्ट। लेकिन अगर प्रोमिजी को प्रोमिजर जल्दी में लिख देंगे या ऐसा लगेगा जैसे प्रोमिजर लिखा हुआ है, या प्रोमिजी के स्पेलिंग के एंड पे सिंगल ई लिख देंगे, तो वो कंसेप्ट भी बदल जाएगा। प्रोमिजी और कंसेप्ट है, प्रोमिस और कंसेप्ट है, नहीं समझे? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। यहां पे क्या है, ध्यान से पढ़ते हुए भी ध्यान से, प्रोमिजर है प्रोमिजी नहीं है। अगर प्रोमिजर फेल हो गया चीजें डिलीवर करने में ड्यू डेट पे, तो क्या होगा? Consequences depends on whether time is essential to the contract or not. Time is essence or not essence बताया था ना। टाइम का, अच्छा टाइम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना इस बात का सबूत नहीं है कि टाइम एसेंस है कि नहीं। मेंशन तो लगभग हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है तकरीबन। सिचुएशन से पता चलेगा टाइम एसेंस। तो पहले तो ये देख लेते हैं टाइम एसेंस कब होगा और कब नहीं होगा। नीचे उसने रूल बताए हैं। When time is essence, पहला टाइम इज एसेंस व्हेन। टाइम एसेंस का मतलब कंसेप्चुअली समझ ले। कंसेप्चुअली का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन उसी वक्त परफॉर्म होना जरूरी है। स्लाइट डिले भी हुआ ना तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। टाइम इज एसेंस की मिसाल आपको क्या दी थी, जैसे जहाज की फ्लाइट का टाइम, जहाज की फ्लाइट का टाइम, उधर भी टाइम पे पहुंचना जरूरी है। और टाइम इज नॉट एसेंस की एग्जांपल क्या दी थी, क्लास का टाइम। दोनों में वक्त पे आना जरूरी है, ऐसा ही है, दोनों पे वक्त है। लेकिन किस केस में अगर थोड़ा चंद मिनट का भी डिले हो गया तो आप फारग है, कॉन्ट्रैक्ट फारग है। किस केस में? फ्लाइट के केस में। फ्लाइट के केस में बात कहता है दूसरे से, कहता है भाई जल्दी काम करो, कहता है तुम्हारा जहाज निकला जा रहा है। क्योंकि 2-4 जहाज के केस में 2-4 मिनट का भी डिले हो जाए ना, तो अंदर नहीं जाने दे, जहाज उड़ जाता है। क्लास का क्या, आधे घंटे बाद भी घूमते फिरते आ जाए, आके बैठ जाए, समझ। हालांकि दोनों का टाइम पे होना जरूरी है, लेकिन एक दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। किस में टाइम एसेंस है, जहाज वाले, किस में टाइम एसेंस नहीं है। इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम मेंशन हुआ है ना, तो उसी टाइम पे उसी वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना जरूरी है। थोड़ा सा भी डिले हो गया ना, वो किसी काम का नहीं रहता कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ऐसे, यानी टाइम उधर भी मेंशन होगा लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए टाइम तो चल जाता है, वो चीज बिल्कुल बेकार नहीं होती। जैसे नॉर्मली अगर रॉ मटेरियल किसी से आप खरीदे अपने बिजनेस के लिए, एक आधा दिन आगे पीछे भी हो जाए
मसला कोई नहीं है भाई, बिजनेस तो आपने करा, ऐसा थोड़ी है 2 दिन बाद बिजनेस ही चेंज कर लिया, अब वो काम ही नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो थोड़ा बहुत नुकसान शायद जरूर होगा आपको, लेकिन बहरहाल वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके लिए यूजफुल है, वैल्यूएबल है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम गुजर जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही यूजलेस हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? इस केस में इसको कहते हैं टाइम इज नॉट एसेंस, सॉरी टाइम इज एसेंस, जब बिल्कुल ही यूजलेस हो जाए। और जब डिले होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे, इसे क्या कहते हैं? टाइम इज नॉट एसेंस। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करता है टाइम एसेंस है कि नहीं। अब हमने कहा अच्छा कंसेप्ट तो समझ लग गया, टाइम एसेंस होने या ना होने से क्या मुराद है? क्या मुराद है टाइम इज एसेंस का क्या मतलब है? अगर स्पेसिफिक टाइम गुजर गया तो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। और टाइम इज नॉट एसेंस का मतलब क्या है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम जो गुजर भी गया ना तो स्टिल भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हमारे काम का रहेगा। थोड़ा बहुत नुकसान चाहे हो गया हो, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट फिर भी काम का रहेगा। आगे चल कहते हैं भाई एग्जांपल सुन लो, टाइम कब एसेंस होगा कब नहीं होगा। टाइम इज एसेंस व्हेन पार्टी स्पेसिफिकली एग्री, जब कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिख लिया जाए कि टाइम इज एसेंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? टाइम एसेंस है, फिर आपको उसी दिन उसी वक्त परफॉर्म करना पड़ेगा। जरा सा भी डिले हो गया कॉन्ट्रैक्ट फारग, डन। दूसरा केस, या ये हो पार्टी एग्री, या अगर पार्टी ने एग्री नहीं किया, और है इनके दरमियान में क्या है? और एंड नहीं है, क्या है? इन तीनों कंडीशन के दरमियान में और। या कॉन्ट्रैक्ट नेचर डिमांड्स टाइमली डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि उसका टाइम पे डिलीवर होना जरूरी है, जैसे बर्थडे केक, इंडिपेंडेंस डे फ्लैग। इंडिपेंडेंस डे फ्लैग याद है? 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त को झंडिया लेके आ जाए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बर्थडे केक था, बर्थडे के बाद ले आया, कोई फायदा नहीं। भाई ने शेरवानी सिलवाई, उसने भाई की शादी के 3 दिन बाद डिलीवरी कर दी, ये टाइम एसेंस है कि नहीं? या तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई हुआ होगा, और अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ तो फिर हम क्या देखेंगे? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बाज का स्पेसिफाई ना भी हुआ ना तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता चल जाता है। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है, कभी स्पेसिफाई करेगा, कभी कहेगा नेचर। वैसे आजकल ना लेटेस्ट अप्रोच उसकी है, स्पेसिफाई करता है, आसान रखता है। बहरहाल भाई ये दूसरी बात समझ आई। और तीसरी बात क्या है? डिलीवरी कॉजेज डिले कॉजेज सिग्निफिकेंट लॉस। जब डिले हो जाए कॉन्ट्रैक्ट और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस, सिग्निफिकेंट लॉस बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जब डिले की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, फिर हम कहेंगे कि टाइम एसेंस है। तो अगर एग्जाम में रटे वाला सवाल में पूछे टाइम एसेंस है कि नहीं, कैसे पता चलाओगे? कैसे पता चलाएंगे? 3 कंडीशन लिख देंगे। और अगर केस स्टडी में फैसला करना हो आपने टाइम एसेंस है कि नहीं, वो सुन ले, फिर कंडीशन नहीं, फिर अब जो बताने लगा वो, क्योंकि कंडीशन आपसे लगाना मुश्किल हो जाएगा। उधर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स में फंस जाएंगे आप कि ये नेचर क्या है इसकी। सर तो उधर सिर्फ वो बर्थडे केक की और ये ड्रेस की एग्जांपल देते रहते, ये तो कुछ और एग्जांपल आ गई है। अब क्या करें? सुने फिर केस स्टडी में क्या करना है। केस स्टडी में जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से केस स्टडी में जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से केस स्टडी के अंदर जब कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपने कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं टाइम एसेंस है कि नहीं। आपने फौरन देखना टाइम एसेंस है कि नहीं। क्या करना है? फौरन देखना है टाइम एसेंस है। वो नीचे कहीं ऊपर नीचे साइड पे कहीं क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी के अंदर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? टाइम इज एसेंस या टाइम इज नॉट एसेंस। अगर टाइम इज एसेंस लिखा हुआ है तो क्या जवाब देंगे? टाइम इज एसेंस वाला। अगर लिखा हुआ टाइम इज नॉट एसेंस तो क्या जवाब देंगे? सुभान अल्लाह, बेहतरीन। अगर लिखा हुआ केस स्टडी के अंदर टाइम इज एसेंस है तो क्या करेंगे? और टाइम इज एसेंस वाला जवाब देंगे। अगर लिखा हुआ टाइम इज नॉट एसेंस तो फिर कौन सा जवाब देंगे? टाइम इज नॉट एसेंस वाला। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ फिर जवाब ही नहीं देंगे। खुदा का खौफ कर भाई। और फिर एज्यूम करके दोनों बातें लिखनी है
कि इफ टाइम इज एसेंस तो ये होगा, इफ टाइम इज नॉट एसेंस तो ये होगा। नहीं समझ आई बात की? नहीं, वो कह रहे हैं जब नहीं लिखा होगा तो कुछ जवाब ही नहीं देना, वो तो ये कह रहे हैं। ये समझ आइए आपको? जब एग्जाम में लिखा होगा टाइम इज एसेंस तो क्या करना, टाइम इज एसेंस वाला केस लिखना है। जब एग्जाम में लिखा होगा टाइम इज नॉट एसेंस तो क्या करना है, नॉट एसेंस वाला लिखना है। और जब एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा होगा, इफ करके दोनों बता देंगे। इफ टाइम इज एसेंस ये हेडिंग देंगे और इफ टाइम इज नॉट एसेंस। ठीक है जी। अब हमें यह तो पता चल गया किस केस में क्या लिखना है, लेकिन वो आगे लिखना कैसे वो सुनना है। अगर टाइम एसेंस हो, इफ टाइम एसेंस तो क्या होगा, क्या फिर से सुने, अगर प्रोमिसर फेल हो जाए गुड या सर्विसेज डिलीवर करने में, ड्यू डेट पे प्रोमिसर गुड या सर्विसेज डिलीवर ना कर सके, प्रोमिसर कौन, प्रोमिसर जिसने गुड या सर्विसेज डिलीवर करने थी नहीं कर सका, तो क्या होगा, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, टाइम एसेंस है या नहीं है। टाइम एसेंस है तो आपने 3 पॉइंट लिखने हैं, टाइम एसेंस नहीं है तो 2 पॉइंट लिखने हैं। अगर टाइम एसेंस है तो पहले आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। वाइडेबल का मतलब क्या है, चाहे तो रिसेंड करे चाहे ना करे। ठीक है। और अगर वो रिसेंड करता है तो आगे वो सारी कहानी, वो डैमेजेस वगैरह की। और अगर वो रिसेंड नहीं करता तो क्या होगा, लेट एक्सेप्टेंस विद डैमेजेस। प्रोमिसी में एक्सेप्ट लेट डिलीवरी एंड स्टिल क्लेम डैमेजेस आफ्टर नोटिफाइंग द प्रोमिसर। समझ आए? फिर से सुने, प्रोमिसर भाई ने हमें 20 तारीख को चीजें डिलीवर करनी थी, वो 25 तारीख को ले आया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वाइडेबल नहीं है, वाइडेबल नहीं है। पहले बोल टाइम एसेंस है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, फिर से 0 से बढ़ाना पड़ेगा। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट में केस स्टडी एग्जाम में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने सबसे पहले देखना है प्रोमिसर का कसूर है कि प्रोमिसी का। प्रोमिसर का कसूर है तो पिछले वाला सफा, प्रोमिसी का कसूर है तो आगे वाला सफा। अगर प्रोमिसर का कसूर है फिर क्या देखना है, टाइम इज है कि नहीं है कि नहीं है, टाइम इज एसेंस या टाइम इज नॉट एसेंस। अगर टाइम एसेंस है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल हो जाएगा प्रोमिसी के लिए। टाइम एसेंस है और टाइम पे चीजें नहीं पहुंचाई तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, वो चाहे तो रिसेंड करे हाँ करे। अच्छा, अगर वो रिसेंड करता है तो फिर क्या राइट है उसके, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर सकता है, डैमेजेस और रिस्टोरेशन वगैरह हो जाएगी, रिस्टोरेशन हो जाएगी। इसमें उसने सारी बातें डिस्कस नहीं की, लेकिन ऊपर से उसने बता दिया। और अगर वो रिसेंड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, फिर क्या होगा, डैमेजेस आ गए और रिस्टोरेशन होगी। और अगर वो रिसेंड नहीं करता, कंटिन्यू करता है, तो फिर क्या होगा, रिस्टोरेशन तो नहीं होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आगे चल रहा है, लेकिन क्या कर सकता है, शर्त क्या है, नोटिफाई कर दे। फिर से, जब प्रोमिसर का कसूर हो, टाइम पे चीजें डिलीवर ना करे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर 1, पहले देखना है टाइम एसेंस है कि नहीं। क्यों भूल जाते हैं आप, क्यों भूल जाते हैं आप? फिर से जब केस स्टडी के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमने पहले ये देखना है प्रोमिसर का कसूर है प्रोमिसी का। प्रोमिसर का कसूर होगा तो पिछले वाला सफा, प्रोमिसी का कसूर है तो आगे वाला सफा। अगर प्रोमिसर का कसूर है तो हमने क्या देखना है, टाइम एसेंस है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बताएगा, और अगर नहीं बताया तो दोनों लिखेंगे। अगर टाइम एसेंस है तो फिर प्रोमिसर ने चीजें डिलीवर नहीं की, प्रोमिसर का कसूर है, तो फिर क्या होगा, प्रोमिसी के लिए, किसके लिए, प्रोमिस, क्योंकि इसमें इनोसेंट पार्टी प्रोमिसी है, प्रोमिसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। यानी वो चाहे इसको कंटिन्यू करे चाहे रिसेंड करे। अब दोनों बता दें, अगर वो कंटिन्यू करे तो
तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो रिसेंड करे तो रिस्टोरेशन भी और डैमेजेस भी। ये लो खत्म, ठीक है। अच्छा, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, लेकिन डैमेजेस फिर भी पे होंगे, डैमेजेस फिर भी पे होंगे। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबसे पहले क्या देखना है? टाइम एसेंस नहीं देखना। हाँ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबसे पहले क्या देखना है? प्रोमिसर का कसूर है कि प्रोमिसी का कसूर है? प्रोमिसर का कसूर होगा तो पीछे वाला सफा, प्रोमिसी का कसूर होगा तो आगे वाला सफा। अच्छा, प्रोमिसर का कसूर है अगर, तो फिर क्या होगा? देखना टाइम एसेंस है कि नहीं। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन तो दोनों लिखें। अगर टाइम एसेंस है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल किसके लिए? यानी प्रोमिसी के लिए। प्रोमिसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। अब यहां पे दो रास्ते निकलेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे तो क्या होगा? रेस्टिट्यूशन भी होगी, डैमेजेस भी क्लेम होंगे। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा और डैमेजेस होंगे, रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। भाई समझ लग गए? अगर टाइम है, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो फिर क्या होगा? जो लेट डिलीवरी की वजह से नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस क्लेम होंगे। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जरा पढ़े, इसको पढ़ के देखिए क्या आपके जहन में बैठ रहा है सारा कंसेप्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग भी, हाँ जी, पास करें और इसको पढ़े, शाबाश पढ़े। ये पॉइंट टू रिमेंबर पढ़ लिया ना अच्छे से? अच्छे से भूल तो नहीं जाएंगे इस एग्जाम में? अच्छा बताइए, यहाँ पे स्टॉप कर दे, टू मच तो नहीं हो गया कि चले आगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ मिक्स ना, प्रोमिसी मिक्स ना हो जाए, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ। कितने स्टूडेंट का ख्याल है? नहीं नहीं इजी है सर, आगे पर चले, आगे चले। कितनों का ख्याल है नहीं सर मिक्स ना हो जाए कहीं? अच्छा सर मिक्स फिर भी हो ही जाना है, चाहे मैं कल पढ़ाऊंगा ना। अच्छा चलें ठीक है, आपकी बात। आप ईद के अगले दिन आ गए, ये बड़ी आपकी बात। लेकिन अब अगर आ ही गए हैं तो पढ़ ही लें फिर, क्या ख्याल है? ज्यादा ना पढ़ लें? अच्छा चले, मैं ना हल्का सा आपको बताता, आइडिया देता हूँ। अगर आपको लगे ना ज्यादा हो जाएगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे नहीं सर ये इजी है तो फिर पढ़ा देते हैं। ऐसे कर लें, दरमियानी रास्ता निकाल। कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा इसमें प्रोमिसी का कसूर है कि प्रोमिसी ने चीजें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अच्छा चलें ठीक है, आपकी बात आज आपकी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करेंगे। लेकिन ये आपका बहुत ही अहम, ये किस आपसे हर लेक्चर में तो नहीं मैं पूछता आपकी मर्जी, ऐसे ही है ना? यहाँ पे पूछता हूँ इस वजह, क्योंकि ये अहम है, इसको आपने पक्का करना। नहीं बच्चों का मसला, नहीं बच्चों का मसला होता तो मैं ये भी ना पढ़ाता। ये आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोबेबली सबसे अहम कंसेप्ट है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 9 है ना, 9, कुछ भी हो जाए इसको परफेक्ट रखना है। बार बार कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए कैसे बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब हाँ, इस चैप्टर की एक एक चीज करनी है, खास तौर पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 की एक एक चीज करनी है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आप कहें ना सर सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चैप्टर कौन सा है? वो ये समझ लीजिए, हर केस स्टडी के अंदर इसका हल्का सा टच जरूर मिलेगा आपको, हर केस स्टडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वाला चैप्टर 9। ठीक है, तो तसल्ली से पढ़ेंगे इसको, बार बार पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। तो जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी सबसे पहले क्या देखना है?
हाँ, प्रोमिजर का कसूर है कि प्रोमिजी का? फिर क्या देखना है? हाँ, प्रोमिजर में टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है? कैसे पता चलेगा एग्जाम में? बताया होगा, और अगर नहीं बताया दोनों ये चीज ये चाहिए, ये चीज है। शाबाश शाबाश, बाबा घर जाके खूब खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब पढ़े लेके। हाँ चले, असाइनमेंट आपको रिवाइज, अब ये चूंकि आधा निकल गया है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएं, वो मैं रिवाइज करके आपको अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।